नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। सभी दोस्तों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्कर्ष एप्लीकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में उत्कर्ष परिवार की तरफ से मैं महेंद्र चौधरी आप सभी प्यारे साथियों का हृदय के अंततल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। भाई सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को राधे राधे। साक्षी, चंद्रकांत प्रसाद, मनीष जाट, सुनील, युजवेंद्र, मोनिका जाजड़ा, सभी दोस्तों को एक साथ ही मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एमसीक्यू बैच का आज अपन आगाज कर रहे हैं और ये एमसीक्यू बैच पूरी मेहनत के साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेकर के आया हूं और इस पूरे सेशन में 1 घंटा 30 मिनट तक अपनी जो क्लास है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास अपन करेंगे। कुछ बातें 1-2 मिनट में लूंगा आपके और उसके बाद अपन टॉपिक से मुद्दे की बात करेंगे। सभी को नमस्कार। भाई एक तो मैं प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट नहीं पढ़ पाऊं तो आप उसको लेकर के चिंतित ना हो। आपका किसी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन रहता है, 2-3 चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं। एक, कमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं इसलिए आप हर व्यक्ति का नाम ले पाना संभव नहीं है। फिर भी आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहता है, किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण आपकी जिज्ञासा रहती है तो वो कमेंट मुझे हाईलाइट करके दिखा दिया जाता है या नहीं भी दिखाया जाता है तो अगली क्लास में वो फिल्टर होके आता है कि ये कुछ महत्वपूर्ण कमेंट थे। तो आप उस कमेंट को एक बार करने के बाद निश्चिंत रहे, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। नंबर 2, अपन टॉपिक वाइज राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। टॉपिक वाइज का मतलब जो पूरे राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब का टॉपिक वाइज अपन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसमें चारों ऑप्शनों की व्याख्या सहित अपन उसको अभ्यास करेंगे और किसी प्रकार का बीच में आपको कोई डाउट लगे, संदेह लगे तो आप निश्चिंत होकर कमेंट करें। अगर तुरंत रिप्लाई नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा सब्र रखें, आपके उस कमेंट का रिप्लाई अगली क्लास तक जरूर आएगा। इन तमाम बातों के साथ अपन इस सेशन का आगाज करते हैं। सभी दोस्तों का पुणे में इस उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत। टॉपिक का नाम है एक तो अपना लोक संगीत और लोक संगीत के अलावा अपना शास्त्रीय संगीत। टॉपिक का नाम लोक संगीत और लोक संगीत के अलावा अपना आ जाएगा शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत ये आपके 2021 वाले आरएस में ही जुड़ा था और 2021 वाले आरएस के अंदर यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया था। ध्यान रखना, लोक संगीत की कितनी क्लास लगेगी वो मैं सारा प्लान आपको बता रहा हूं। पीडीएफ की कुछ समय पहले भेज दी जाए, बिल्कुल पीडीएफ आपको पहले उपलब्ध हो जाएगी। आज का जो भी सेशन है, कितने क्लास होगी, क्या होगा, मैं सारी डाटें अपने को बता रहा हूं। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है ये क्लास ओनली लाइव ही है या ऑफलाइन स्टूडेंट या केवल लाइव क्लास है। ये स्टूडियो से लाइव क्लास है, आपको मजे मजे से इसमें तमाम एमसीक्यूज का आंसर देना और जो ऑप्शन है चारों की व्याख्या, क्योंकि कम प्रश्नों में गागर में सागर भरने के लिए चारों प्रश्नों की अगर व्याख्या को गौर से सुन भी लोगे तो मैं कह रहा हूं आपका बहुत अच्छा काम आरएस प्री के एग्जाम के अंदर होगा। इसलिए अपन सारी डाउट में क्लियर करते हुए चलूंगा। पीडीएफ डाउनलोड तो होगी ना, सब होगा, सब होगा। थंबनेल में लोक देवता बता रहा था, हमने पढ़ा आज ही। लोक देवता नहीं था, लोक संगीत का टॉपिक था। लोक संगीत और गीत अलग अलग है क्या, ये सारे डाउट ही लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, इसमें क्या क्या पढ़ना है। लोक संगीत में आता है लोकगीत, बेसिक बात आपको याद रखना, लोकगीत और साथ में गायन शैलियां, साथ में गायन शैलियां, ये अपने को पढ़ना है लोक संगीत में। वाद्य यंत्र भी है लेकिन वाद्य यंत्र को अलग से सॉल्व करेंगे। और एक अपने को शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत के अंदर अपने को राजस्थान के संगीत घराने और राजस्थान के कुछ संगीत संस्थान अपने को पढ़ने हैं। यानी जो अपना आज का यूनिट है लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत, नया टॉपिक जुड़ा है इसलिए अपन पहले पढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो लोक संगीत में लोक गीत और गायन शैलियां और शास्त्रीय संगीत में अपने को संगीत घराने और संस्थान अपने को पढ़ने हैं। अब एक एक क्वेश्चन का आगाज करते हैं। ये क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहेगी, बिल्कुल ये क्लास होने के बाद रिकॉर्डिंग जो है आपकी उपलब्ध रहेगी।
न्यू जिले बने हैं उनसे जो चेंज हुआ है वो बताओगे, मैं बता दूंगा न्यू जिले जो चेंज हुए हैं सारी चीजें मैं बता दूंगा। लेकिन अभी आप पुराने जिलों के अकॉर्डिंग याद रखोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। एक तो ये नए जिले वाले को लेकर के खूब सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि नए जिलों का क्या करें, नए जिलों का क्या करें। मैं आपको सरल सी भाषा में बता देता हूं। मान लीजिए उदाहरण से बता देता हूं, वीर तेजाजी पशु मेला से मैं बता देता हूं। अगर परीक्षा में प्रश्न आया वीर तेजाजी पशु मेला कहां लगता है, पहले ये नागौर जिले में लगता था और अब आपका नागौर से एक नया जिला बन गया है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन में लगेगा। ध्यान से समझना इस बात को। तो आपको यहां पर ध्यान क्या देना है, 99.99% अगर ऐसा प्रश्न आएगा कि वीर तेजाजी पशु मेला कहां लगता है, तो नागौर और डीडवाना कुचामन दोनों विकल्प नहीं आएंगे, एक ही विकल्प आएगा, क्योंकि नया पैटर्न है और वो नए पैटर्न पर कोई विवाद नहीं कर सकता। इसलिए याद रखना, वीर तेजाजी पशु मेला नागौर और डीडवाना कुचामन, पहले नागौर में था अब नया जिला बन गया डीडवाना कुचामन, तो उसका सही आंसर तो डीडवाना कुचामन होगा, लेकिन नागौर विकल्प नहीं आएगा, क्योंकि कई अभ्यर्थी फंसेंगे और ऑथेंटिक किताबें ले लेके चल जाएंगे और उस पर ऑब्जेक्शन होगा। इसलिए किसी भी विवाद की स्थिति इस परीक्षा में नहीं हो, इसलिए नीट एंड क्लीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को पहले गांठ बांध के रख लेना है कि नए जिलों को लेकर अभी दिमाग में कोई टेंशन नहीं रखनी है। बस इतना याद रख लो कि भाई अलवर से कौन कौन से जिले बने हैं, तो अलवर से खैरतल तिजारा बना है, बहरोड कोटपुतली वाला ये क्षेत्र बना है। तो आप करीबी स्थान याद रख लो, इससे आपका काम हो जाएगा। दोनों वो उलझाने के लिए नहीं देगा। कोई काम जयपुर का प्रसिद्ध है तो या तो विकल्प में जयपुर मिलेगा या जयपुर ग्रामीण मिलेगा, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लास आरएस वाले बच्चों को भी लाइव आ रही है, इसका मतलब हमारे लाइव नहीं आ रही है। ये स्टूडियो से लाइव क्लास है। स्टूडियो से लाइव क्लास के अंदर आपको लाइव दिख रही है जिन्होंने आपने कोर्स लिया है। अब अपन एक एक पर्सन के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। लोक संगीत और लोक नृत्य में इसमें क्या पढ़ना है, तो ये सारी बातें पढ़नी है, गीत गायन शैलियां, एक एक पर्सन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गीत, निम्नलिखित में से कौन सा गीत पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गीत पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। लस्कारिया, बिनजारा, आम्बो, कुकड़लू। बताइए फटाफट से, निम्नलिखित में से कौन सा गीत पुत्री की विदाई के समय गाया जाता है। लस्कारिया, बिनजारा, आम्बो, कुकड़लू। देखते हैं देखिए कौन से एमसीक्यू ही होंगे क्या, बिल्कुल एमसीक्यू होंगे व्याख्या सहित। रीजनिंग की क्लास कब लगेगी, मैथ्स की कब लगेगी, आपका एग्जाम से पहले पहले जितने भी सब्जेक्ट है सबका कोर्स होगा, क्रमबद्ध तरीके से सारी क्लासें लगेगी। आप जितनी क्लास आ रहे हो उनको बिल्कुल विनम्रता पूर्वक और पूरा एकाग्र होकर के आपको उसको पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करने, सारे सब्जेक्ट बारी बारी से लग जाएंगे। देखो लस्कारिया, ये तो मुझे पक्का है कि कन्फर्म नहीं आता। लस्कारिया जो है वो पुत्री की विदाई के समय नहीं गाया जाता। लस्कारिया राजस्थान में एक नृत्य होता है कच्छी घोड़ी, उस कच्छी घोड़ी नृत्य के समय गाया जाने वाला गीत है लस्कारिया। ये सेकावाटी वाले क्षेत्र में होने वाला डांस है, कच्छी घोड़ी वहां पर होता है। बीरा बिनजारा रे, बीरा बिनजारा रे, ये खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। बिनजारा गीत भी नहीं गाया जाता, विशेष याद रखना, यानी प्रश्न उत्तर का गीत है। एक प्रश्न ऐसा भी आ जाए कि निम्नलिखित में से किस लोक गीत में प्रश्न उत्तर शैली होती है, यानी गीत में एक आदमी आपसे प्रश्न पूछेगा और आप उसका उत्तर देंगे, आंसर देंगे, वो बिनजारा की शैली है। तो बिनजारा भी आंसर नहीं है, या तो अम्बो है और या कुकड़लू है। यहां पर कई सारे लोग गलत करेंगे। डी बता रहे हैं सोनू सैनी, नहीं कुकड़लू नहीं है, पुत्री की विदाई का नहीं है कुकड़लू, ध्यान रखना। कुकड़लू जेला मेला की आरती यानी तोरण मारते समय गाया जाता है। तोरण मारते समय गाया जाने वाला गीत होता है कुकड़लू। यहां पर जिसने भी विकल्प क्रमांक सी को करेक्ट किया है उनका सही होगा। आम्बो घर की सुख समृद्धि के लिए गाते हैं और पुत्री की विदाई के समय भी गाते हैं, अतः जिसका भी विकल्प क्रमांक सी आया है उनका बिल्कुल सही उत्तर होगा लस्कारिया। कच्छी घोड़ी नृत्य के समय सेकावाटी में गाया जाने वाला गीत है। बिनजारा प्रश्न उत्तर रूप में, यह जरूर बात याद रखना, प्रश्न उत्तर रूप में गाया जाने वाला गीत। एक बंदा क्वेश्चन पूछेगा, एक आंसर देगा। आम्बो
पुत्री की विदाई एवं घर की सुख समृद्धि के लिए। और कुक्कड़लू, जिस समय दूल्हा फेरे लेने के लिए जाता है तब ध्यान रखना कौन सा गीत गाते हैं, कुक्कड़लू गीत गाए जाते हैं। अब 5 ऑप्शन आएंगे ना, विचार चल रहा है 5 ऑप्शन जिस पर आपको टिक करना होगा कि मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लावणी गीत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। लावणी गीत आपके सामने लिखा हुआ और उसमें कथन दे रखे हैं और फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी लावणी गीत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। लावणी गीत के संदर्भ में मेरी कमेंट्स आ रही है क्या? मैं कह रहा हूं सबके कमेंट आ रहे हैं, सबके कमेंट आ रहे हैं। सर जी क्या ये प्री पास करवा देंगे? मेरे सब्जेक्ट का तो मैं कहता हूं कि ज़्यादातर बातें आपके ठीक होगी, लेकिन अब और साथ में आपको जो है पढ़ना भी पड़ेगा। साथ में ही लिखना है क्या? लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभ्यास करते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लगे तो साथ में नोटिस करते रहिए। MCQ बैच है जिसमें आपको PDF भी बाद में मिलेगी, उसको भी देख करके आप कुछ पॉइंट नोट कर सकते हो, और नहीं तो साथ में जैसे मैंने बोला वैसे साथ में नोट कर लिया और आंसर दे दिया। फटाक से बताओ, लावणी गीत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला प्रश्न है, लावणी का अर्थ बुलाने से है। यह ऋतु संबंधी लोकगीत है। प्रमुख लावणियां बरथरी मोर दवज है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फटाक से देखते हैं। लावणी का अर्थ बुलावा देने से है या बुलाने से है। यह ऋतु संबंधी लोकगीत है। प्रमुख लावणियां बरतरी मोर दवज है। लावणी का अर्थ बुलावा देना, ये तो मुझे भी पता है कि कन्फर्म सही है। लावणी का अर्थ बुलावा देने से है। लावणी शब्द, हालांकि लावणी का मतलब क्या होता है? अपने राजस्थान में जब फसलें पक करके तैयार हो जाती है, फसलें पक कर तो फसल कटाई का जो काम होता है उसको अपन कहते हैं लावणी। क्या बोलते हैं? लावणी। और अपन तो उस समय स्टेटस भी लगाते हैं कि भाई का इस समय जयपुर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि भाई लावणियों में व्यस्त है। तो फसल पकने के बाद काटने वाला काम भी लावणी कहलाता है। लेकिन यहां पर लावणी गीत की बात हो रही तो लावणी में बुलाने से है। यह ऋतु संबंधी लोकगीत है, ऋतु संबंधी लोकगीत नहीं है। ऋतु प्रेमिका द्वारा प्रेमिक को बुलावा देने के लिए, प्रेमिका द्वारा प्रेमिक को बुलावा देने के लिए लावणी गीत गाते हैं। ये ऋतु संबंधी गीत नहीं है। इसका मतलब 2 तो नहीं आएगा। 2 नहीं आएगा तो ये सही गलत नहीं होगा और ये भी गलत हो गया। या तो ऑप्शन ए होगा और या ऑप्शन सी होगा। ये तो कन्फर्म पता लग गया। प्रमुख लावणियां बरथरी मोर दवज है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अतः इसका विकल्प क्रमांक ए सही होगा। केवल 1 और 3 सही होंगे, केवल 1 और 3 सही होंगे। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लावणी का अर्थ बुलाने से है, बिल्कुल है। ऋतु संबंधी गीत है, नहीं। प्रेमिका द्वारा प्रेमिक को बुलावा देने पर है। और प्रमुख लावणियां बरतरी मोर ध्वज नियालचंद ये सब लावणियों के हैं। अतः ऑप्शन ए जो बताएगा उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा गीत प्रेम कथा पर आधारित है जो कि पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है? लोक गीतों में क्षेत्र जरूर याद रखना, लोक गीतों में क्षेत्र जरूर याद रखना। क्षेत्रीय गीत बहुत महत्वपूर्ण गीत होते हैं और क्षेत्रीय गीत 3 ही भागों में बांटे गए हैं। एक तो पश्चिमी राजस्थान के गीत, कौन से राजस्थान के? पश्चिमी, यानी इसको अपन बोल सकते हैं मरु प्रदेश के गीत, मरु प्रदेश। एक मैदानी भाग के गीत, मैदानी भाग मतलब पूर्वी राजस्थान वाला क्षेत्र है, और एक पठारी भाग के गीत। क्षेत्रीय गीतों को 3 भागों में बांट करके अपन ने पढ़ा था। एक एक गीत पढ़े थे, मरुस्थल में कौन कौन से हैं, मैदानी भाग के कौन कौन से और पश्चिमी भाग के कौन कौन से हैं। तो बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा गीत प्रेम कथा पर आधारित है जो राजस्थान में गाया जाता है? पहला आला गलत है। आला, आला और उदल इन दोनों की प्रेम कथा। आला और उदल 2 सेनापति थे, उनकी वीरता का वर्णन है। चरचरी नहीं, चरचरी भी नहीं है। चरचरी गीत अलग गीत है। दुनसा, दुनसा, दुनसा या दौसा ये भी गीत नहीं है। दुनसा ये पुत्र के जन्म पर या जन्म से रिवाजों से संबंधित गीत है। यहां पर आपका सही आंसर होगा काचबा। ध्यान रखना, एक ऐसा जोड़ा भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रतन राणा, रतन राणा, काचबा
और केवड़ा इत्यादि क्या है? ये पूरा जोड़ा भी आ सकता है। रतन राणा, काचबा और केवड़ा इत्यादि क्या है? तो ध्यान रखना, मरु प्रदेश में गाए जाने वाले प्रेम गीत है, ध्यान रखना। और एक जोड़ा जो लोकप्रिय है, लालर पटेलिया और बिछिया क्या है? लालर पटेलिया बिछिया, ये पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले आदिवासियों के गीत है। ये दो जोड़े तो आपको आधी रात को उठा के पूछ ले तो भी अपने को पता होना चाहिए। अपने से कोई पूछ ले कि रतन राणा, काचबा, केवड़ा क्या है? तो मरु प्रदेश के प्रेम गीत है। लालर पटेलिया बिछिया क्या है? तो लालर पटेलिया बिछिया पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत है। अतः आपका विकल्प क्रमांक कौन सा सही आंसर हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुलदीप सिंह, केसरी लाल, सोनू, मेगा, सारे दोस्तों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ गीत यानी अवसर लिख रखे हैं और दूसरी तरफ गीत लिख रखे हैं, और सूची 1 का मिलान अपने को सूची 2 से करना है। सूची 1 में है धार्मिक गीत, ऋतु संबंधी गीत, संस्कार संबंधी गीत, त्योहार पर्व संबंधी गीत, बादली गीत, धमाल गीत, होलर गीत, बोमिया जी के गीत। सीधा साधा प्रश्न है, सीधा साधा। संजीव पासबुक में से लिया गया है, 10वीं वाली में से। और संजीव पासबुक या कोई भी जो ऑथेंटिक किताब होती है अपनी 10वीं की बोर्ड की, उस 10वीं की बोर्ड वाली किताब में ये अपना दिया गया है। पोल में आंसर नहीं दिया आ रहा है, पोल में नहीं दिया आ रहा, अभी पोल नहीं चला रहे अपन, थोड़ा सा फास्ट सीक्वेंस में है, इसलिए आप इनके सामने विवरण लिख दिया करो। हरिराम सिंह शेखावती, मैं बोल के बता रहा हूँ हरिराम जी, लिखने में बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा, तो आप सुन भी लेंगे एक बार तो इजीली काम आप लिख पाएंगे उसको। सूची 1 को देखो, एक तरफ लिख रखा धार्मिक गीत। धार्मिक गीत वह होते हैं जो किसी देवी देवता इत्यादि के स्मृति में गाए जाते हैं, उनको धार्मिक गीत, उनके सम्मान में। ऋतु वाले समझ जाओगे, ऋतुएं 6 होती है, उनमें जो गाए जाने वाले। संस्कार यानी जन्म विवाह मृत्यु, जन्म विवाह मृत्यु के गीतों को संस्कार, और त्योहार आप समझते ही हो। देखो होलर मुझे पक्का पता है, होलर जो है ये संस्कार संबंधी गीत है, क्योंकि बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत है वो गीत आपका होलर है। बच्चे के जन्म पर गाया जाने वाला गीत होलर है। ज्यादातर का सी आ रहा है, रजनी, जहांगीर, साहू, सबका सी आ रहा है। तो देखो सी जहां पर है, इधर मैं लिख देता हूं। ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमेशा साइड में ABCD लिख लिया करो। अब इनमें से जो भी आ रहा है उसके आगे देखो, संस्कार संबंधी गीत तो पक्का होलर है, इसका मतलब सी के आगे तो कुछ भी हो जाए 3 नंबर आएगा। अब ऑप्शन में देखो कि सी के आगे 3 कहां कहां आ रहा है, सी के आगे 2 आ रहा, ये गलत है, सी के आगे 2 आ रहा, ये भी गलत है, यानी उत्तर या तो ए होगा और या उत्तर आपका सी होगा। अब देखो अगला, धार्मिक गीत, बोमिया जी के गीत, यानी ए के आगे 4 नंबर आएगा, और ए के आगे 4 नंबर कहां पर आ रहा है? तो ए के आगे तो 4 नंबर आपका ऑप्शन बताओ कौन से में आ रहा है? सी में आ रहा है। अतः सी इसका सही उत्तर होगा। त्योहार वाला मिलाते ही हो गया। ठीक है शैलजा जोशी, वेरी गुड, त्योहार वाला मिलाते ही हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखो सीधा सीधा अपने बादली गीत, बादली गीत में क्या होगा? बादली गीत के आगे अपने को सीधा सा याद रखना, धमाल गीत में क्या होगा, होलर में क्या होगा, बोमिया जी। एक भी पकड़ लोगे तो भी आपका प्रश्न सोल्व होने की संभावना बढ़ जाएगी, कोई भी एक। अब पूरी दुनिया को पता है कि धमाल होली पर गाते हैं। धमाल किस पर गाते हैं? होली पर। होलर बच्चे के जन्म पर गाते हैं। बोमिया जी जो गीत है ये देवता अपने देवी देवताओं के आराधना में गाते हैं। और बादली वर्षा ऋतु के अंदर रिवाजों वाला हो जाएगा। तो अपना सीधा सीधा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, इसमें जिसने भी बताया है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिचकी गीत प्रमुख गीत है? देखो क्षेत्र पूछा है और मैंने आपको पहले ही कहा कि जब जब क्षेत्र पूछेगा तब तब 3 ही स्थान आपको याद रखना। हालांकि इसने विकल्प में मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और मेवात अलग अलग दिया है, कोई बात नहीं। मेवाड़ और हाड़ौती दोनों को मिलाकर पटारी क्षेत्र बोलते हैं। मारवाड़ वाले क्षेत्र को मरु प्रदेश बोलेंगे और आपका मेवात वाले क्षेत्र को मैदानी भाग बोलेंगे, मैदानी भाग बोलेंगे। तो मारवाड़, मरु प्रदेश, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़ तीनों को अपन बोलते हैं पठारी क्षेत्र, और मेवात वाला जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र जो है वो पूरा होगा मैदानी भाग। हिचकी, आवे माने ढोला हिचकी, आवे माने ढोला हिचकी। हिचकी किस क्षेत्र का गीत है? डी,
वेरी गुड। मेवात सी भी बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं। अरविंद मेहता बिल्कुल सही। सरिता कालवाड़ डी बता रहे हैं। अलवर मेवात। रेवत सुतार गलत बता रहे हो भाई। इसका सही आंसर होगा हिचकी। मेवात क्षेत्र का गीत है, ध्यान रखना। हिचकी मेवात, दो तो रट लेना, एक तो हिचकी और एक चिरमी। हिचकी जो है मेवात का गीत है और हिचकी याद में गाया जाने वाला गीत है, मतलब वीर है गीत है। और एक चिरमी, हिचकी तो समझते हैं अपने को, हिचकी आती है याद आने पर आती है। चिरमी मालवा का गीत है, ध्यान रखना। चिरमी कहां का गीत है? मालवा। चढ़ती नदी के मेड़ तोन, उतरती नदी के अजमेर, वारी जाऊं चिरमी राजाला चार। चिरमी गीत मालवा का गीत है। और एक महिला जो कि अपने ससुराल में बैठी है और उसे पियर जाना है, तो अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा में, क्योंकि भाई महिला ससुराल में बैठी है तो उसे लेने कौन आएंगे? या तो भाई आएगा और या पिता आएंगे, इसलिए वो अपने भाई और पिता की प्रतीक्षा में चिरमी गीत गाती है। याद रखना मालवा का है और हिचकी गीत कहां का है? मेवात का है। मालवा वाला क्षेत्र पठारी भाग में आएगा और मेवात वाला क्षेत्र मैदानी भाग में आएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे चिरमी एक पौधा होता है, चिरमी एक पौधा होता है। चिरमी बाबोसारी लाडली, बिल्कुल चिरमी बाबोसारी लाडली। चिरमी एक पौधा है, हाँ बिल्कुल चिरमी पौधा है। और ससुराल में बैठकर पियर जाने, क्योंकि महिला को ससुराल अच्छा या पियर, दोनों ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? पियर। अपने राजस्थानी में कहावत है कि भाई पियर का तो कागला ही चौका लागे, इसलिए पियर में जाने के लिए जो महिला है भाई व पिता की प्रतीक्षा में गाती है चिरमी, तो यहां पर मेवात इसका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ये आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हर तीसरे गीत के बाद यही है, हर तीसरे गीत के बाद यही है। पटेलिया बिछिया एवं लाछर, पटेलिया बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। पटेलिया बिछिया एवं लालर प्रमुख लोकगीत है। कालबेलियाओं के, आदिवासियों के, जाट जाति के, चारण जाति के, यानी जातीय गीत पूछे हैं। जातीय गीतों में रटा रखा है कि लालर, पटेलिया, बिछिया, माछर, नाव की सवारी, ऊंट की सवारी। अभी ये ईओआरओ या कोई एक आरपीएससी के एग्जाम में पूछा और गया था बी, और थोड़ी देर पहले मैंने लिखा और था, इसमें भी कुछ लोग गलत बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। सुरेश ए होगा कन्फर्म, पूनम भी ए बता रहा है, ज्यादातर विशाल बी। वेरी गुड भाई, सबके कमेंट बहुत फास्ट आ रहे हैं, इसलिए सबका नाम नहीं लिया जा पाए तो कोई नाराज मत होना भाई, ध्यान रखना। यहां पर लालर, पटेलिया, बिछिया ये आदिवासियों के गीत है। विकल्प क्रमांक आपका कौन सा होगा? बी होगा। विकल्प क्रमांक कौन सा होगा? बी। देखो ये तो दो जोड़े मैंने आपको बताए थे, एक तो लालर पटेलिया और बिछिया, लालर पटेलिया बिछिया। माछर गीत का नाम है माछर। ऊंट की असवारी, सवारी नहीं असवारी, ऊंट की असवारी, और ऊंट की असवारी के अलावा नाव की असवारी। इनमें से कोई भी जोड़ा आपके उठा करके पूछा जा सकता है, और इनमें से कोई भी जोड़ा पूछे तो एक ही बात बतानी है, पर्वतीय क्षेत्र मतलब मेवाड़, वागड़, हाड़ौती वाले क्षेत्र जो है आपके इस क्षेत्र में गीत गाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों के गीत है। और एक मैंने बताया रतन राणों के अलावा गुगरी, केवड़ा और आपका काचबा, ये मरु प्रदेश के प्रेम गीत है। हिचकी मेवात का गीत है और आपका चिरमी मालवा का गीत है। ये 5-7 अति महत्वपूर्ण गीत है, वो आपका सही। आपने थोड़ी देर पहले बताया भी था, बिल्कुल ओपी प्रजापत। लालर एक ओढ़नी भी है ना? बिल्कुल है, लालर ओढ़नी भी है। कई नाम है, बिछिया पैर का आभूषण भी है, लेकिन ये पूरे जोड़े में आ रहा और पूछ रहा कि गीत किस क्षेत्र का है, तो आदिवासियों का गीत होगा। नेक्स्ट, जला गीत संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पिछले 2 साल से ये गीत सुर्खियों में लगातार पूछा जा रहा है। मेरा नाम भी ले लो, अरे रोहित ले लिया भाई, तुम्हारा नाम भी ले लिया। जला गीत किससे संबंधित है? जला गीत किससे संबंधित है? कुआं पूजन के समय गाया जाने वाला गीत, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत, यह एक श्रृंगारिक लोक गीत है। कौन सा गीत है? जला
या इसके स्थान पर वो शब्द लिख सकता है जलो जलो, या वो लिख सकता है जलाल। एक ही बात है, जला जलो जलाल, ये तीनों एक ही शब्द है। और जला गीत किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। कुआं पूजन के समय गाए जाने वाले गीत, वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाए जाने वाला गीत, महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों के गीत, ये एक श्रृंगारिक गीत है। देखो ये तो मुझे कन्फर्म आता है कि कुआं पूजन के समय गाया जाने वाला गीत तो नहीं है। उस समय कुआं पूजन का जो रिवाज होता है उसको जलवा पूजन कहते हैं, जलवा पूजन। और जलवा पूजन के समय पीला गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? पीला। तो ये तो आपका जो है वो आपका विकल्प क्रमांक ए जो है बिल्कुल सही, गलत आंसर है। यह एक श्रृंगारिक गीत है? नहीं, श्रृंगारिक गीतों में राजस्थान में सबसे सुंदर गीत है कांगसिया, और कांगसिया के अलावा मुम्मल। इन 2 गीतों को विशेष याद रखना। हमारे छेल बंवर को कांगसियो पणिहारियां ले गई रे, अभी सुर्खियों में रह गया था, पाड़ोसन ले गई रे। पूरे साल देख रहे हैं, जो भी रील्स भी बना रहा है तो अरे पाड़ोसन ले गई रे, हमारे छेल बंवर को कांगसियो पाड़ोसन ले गई रे। तो कांगसिया एक श्रृंगारिक गीत है और मुम्मल एक श्रृंगारिक गीत है, ये तो नहीं है। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे गीत, ये भी नहीं है। महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गालियों भरे जो गीत है वो आपका ध्यान रखना सीटने है। क्या है? सीटने गीत है। अपन कहते हैं ना, कसी चक्की को आटो खावे ब्याण मोटी होगी, किसी चक्की को आटो खावे ब्याण मोटी होगी। तो यूं गाली गलौच उसमें हो जाती है, थोड़ा सा शब्दों का लैंग्वेज अलग टाइप किया जाती है, तो गालियों वाले। इसका मतलब वधु पक्ष की महिलाएं गाती है और बारात का डेरा देखने के समय, बारात का डेरा समझते हो ना, जब अपन बारात लेके जाते हैं तो जिस स्थान पर बारात को रोका जाता है, प्राय अपने गांव के बाहर सरकारी विद्यालय के अंदर जहां पर अपने बारात को रोकते हैं, या कोई और भी स्थान हो सकता है, तो वधु पक्ष की महिलाएं उस समय आती है और आकर देखती है कि भाई बारात में गाड़ियां कितनी गई है, डीजे कितने आए हैं, दूल्हा कैसा है, स्मार्ट है कि नहीं है। और वो वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने आते समय गीत गाती है, उस गीत का नाम हो जाएगा जला गीत। अतः विकल्प क्रमांक आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखे निम्नलिखित में से परिश्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए गाया जाने वाला गीत कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। कौन सा गीत है जो थकान को दूर करते समय गाते हैं? तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से परिश्रम करते समय परिश्रम से होने वाली थकान को दूर करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है, ये अपने को ध्यान रखना। बी कुछ ए बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, पता लग जाएगा। निम्नलिखित में से परिश्रम करते समय हरणी, दुपट्टा, पड़ावलियो, बनेत। देखो हरणी तो नहीं है, ये तो मुझे भी पता है। हरणी या इसी को अपन बोलते हैं लोबड़ी, हरणी या लोबड़ी, ये तो नहीं, ये तो मेवाड़ वाले क्षेत्र में गाया जाता है, ये तो गलत है। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है दुपट्टा, दुपट्टा तेरा नौरंगदा, ये गीत नहीं, दुपट्टा अलग गीत है, ध्यान रखना। दुपट्टा ये विदाई का गीत है। दुल्हन की विदाई के समय 4 गीत गाए जाते हैं। कोयलड़ी, कोयले बाई सीधे जाई, कोयलड़ी के अलावा माने ओलियों घड़ी आवे। ओलियों का अर्थ याद होना होता है, लेकिन ओलियों, कोयलड़ी, जकड़ी और दुपट्टा, ये 4 गीत दुल्हन की विदाई से संबंधित है। कौन कौन से? कोयलड़ी, ओलियों, जकड़ी और दुपट्टा, ये सब विदाई के गीत है। ध्यान रखना, ये तो दुपट्टा भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और डी तो नहीं होगा, या तो ऑप्शन ए होगा और या ऑप्शन बी होगा। पड़ावलियो, नहीं, पड़ावलियो बता रखा है, मैं गला फाड़ के बता रखा है। 12-15 गीत तो आपको इतने याद करवा दिए थे कि प्रश्न इन्हीं में से आएगा। उनमें से एक पड़ावलियो भी था। पड़ावलियो मैंने बताया था कि प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना के लिए पड़ावलियो गीत गाया जाता है। प्रसूता जो महिला संतान को जन्म दे रही होती, वो प्रसव पीड़ा से केरा रही होती, दर्द होता है उस समय। अपने राजस्थान के लोग सीधे साधे लोग होते हैं और वो भगवान से, कोई भी अपने तो छोटा मोटा दुख दर्द होता है तो अपन तो भगवान से कामना करते हैं कि हे भगवान RS प्री पास करवा देना लड़के को, और मैं तो स्वामणी करवा दूंगा। जैसे कोई भी अपने छोटी मोटी बात होती है तो अपन सीधा भगवान को याद करते हैं। आज भी अपने घर परिवार में किसी का माता भी दुख जाए तो मम्मी राती जोगा बोल देती है कि हे भगवान प्रसादी करवा दूंगी,
होगी, बच्चे का माथा दुखता रह जाना। तो प्रसूता के सामान्य स्थिति में आने की कामना के लिए महिलाएं गीत गाती है, भगवान इसको नॉर्मल कंडीशन में ले आओ, इतना दुख मत दो, उसके लिए गाते हैं पड़ावलियों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, बणेत गीत। कौन सा गीत है? बणेत गीत गाया जाता। आपका विकल्प क्रमांक ए जो है वो सही उत्तर है। हाँ, गीतों के नाम उनके सामने लिख दिया करो प्लीज। बी, हाँ, बी नाइट गिट ए ए ए ए, ये मेरी हालत है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? कौन सा युग में सुमेलित है? एक तरफ कुछ मांड गायक कलाकारों के नाम लिख रखे हैं और सामने उनका संबंध लिख रखा है। 3 गलत लिख रखे हैं, 3 गलत लिखते हैं। खेत में बनत गाई जाती है, हाँ खेत में बनेत गाई जाती है, बिल्कुल गाई जाती है। एक तरफ मांड गायिकाओं के नाम लिख रखे हैं, मांड गायिका, मांड शैली की जो गायक कलाकार है उनके नाम लिख रखे हैं और सामने उनका संबंध लिख रखा है। कौन सा जोड़ा सुमेलित का पूछा, ध्यान रखना, सुमेलित है, यानी 3 गलत है और 1 सुमेलित है। कौन सा सुमेलित है ये अपने को छांटना है। गौरी देवी सिरोही, मांगी बाई जयपुर, बन्नो बेगम उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर। देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित है। मांड शैली की मैंने आपको 8-10 गायक कलाकार लिखवाए थे कि ये गायक कलाकार मांड शैली में है। मांड शैली का मतलब तो समझ रहे हो ना, मांड शैली, मांड शैली का उद्गम जैसलमेर से हुआ है। जैसलमेर बीकानेर वाले क्षेत्र में यह शैली लोकप्रिय है और राजा महाराजाओं के दरबार में पुराने समय में जो गेस्ट आते थे राजा महाराजाओं के दरबार में, उनके मनोरंजन के लिए ये गीत गाए जाते। मान लीजिए अभी आप सारे निर्मल जी के गेस्ट हो और मैं यहाँ खड़े होकर के आपको क्वेश्चन आंसर सोल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको गीत गा के सुना रहा हूँ और आप वहाँ बैठे बैठे वाह वाह वाली इमोजी भेज रहे हो ऑनलाइन, इसका मतलब मैं मांड शैली का कलाकार हूँ। राजा महाराजाओं के दरबार में जब महफिलें होती थी तब जो अतिथि आते थे उनके मनोरंजन के लिए जिस शैली में गीत गाते उसको मांड शैली कहते। यहाँ पर सही विकल्प बताओ कौन सा हो रहा है? डी है। आज तैयारी नहीं है सर, कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है तो इसको वापस रिवीजन कर लोगे तो तैयारी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है जमीला बानो। देखो ये मांड शैली की राजस्थान की कुछ कलाकार जिनके मैं सुमेलित लिख देता हूं। गौरी देवी, गौरी देवी, एक है आपकी गौरी बाई, गौरी बाई, एक है अल्लाह जिलाबाई, अल्लाह जिल्हाबाई, अल्लाह जिलाबाई, गौरी देवी, गौरी बाई। इसके अलावा एक है मांगी बाई, मांगी बाई, मांगी बाई के अलावा एक है नन्नी बाई, नन्नी बाई, एक है जमीला बानो, जमीला बानो, एक है बन्नो बेगम, बन्नो बेगम और एक है बतुल बेगम। बस ये राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायन शैली के कलाकार है, यानी मांड शैली में गीत गाती है। किसका संबंध कहां से रहा ये पता होना चाहिए। अल्लाह जिलाबाई और गौरी देवी दोनों का संबंध बीकानेर से है, दोनों का संबंध बीकानेर से है। गौरी बाई इनका संबंध पाली से है, मांगी बाई इनका संबंध उदयपुर से है। ध्यान रखना, मांगी बाई वो डांसर अलग है जिनका संबंध चित्तौड़गढ़ से है, ध्यान रखना। नेक्स्ट नन्नी बाई, नन्नी बाई कहां से है? खेतड़ी से। जमीला बानो, जमीला बानो जोधपुर से है और बन्नो बेगम और बत्तुल बेगम, बत्तुल बेगम का विशेष ध्यान रखना, वर्ष 2021-22 में इनको नारी शक्ति अवार्ड भी दिया गया है और ये दोनों के दोनों बताओ कहां से संबंधित है? जयपुर से संबंधित है। तो ये मांड शैली जो है वो आपके इसकी प्रसिद्ध गायक कलाकार है। ये कुछ गायक कलाकार। अब देखो गौरी देवी सिरोही लिख रखा, गलत है। गौरी देवी, गौरी देवी कहां की है? बीकानेर। मांगी बाई जयपुर लिख रखा, गलत है। मांगी बाई कहां की है? उदयपुर की। बन्नो बेगम उदयपुर लिख रखा, बन्नो बेगम कहां की है? जयपुर। जमीला बानो, जमीला बानो जोधपुर की है। तो आपका विकल्प क्रमांक डी जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ऑब्जेक्ट से पहले टॉपिक क्लियर करवाया जाए। भाई जी बैच का नाम MCQ बैच है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टॉपिक क्लियर करवाने की क्लास अलग से होती है। टॉपिक क्लियर अपन पहले पढ़ चुके थे, अब पहले टॉपिक पढ़ेंगे और फिर MCQ करेंगे तो 1 महीने में हो गया?
अपना तो कल्चर कल्चर ही होगी। इसलिए ये एमसीक्यू बैच का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू बैच का मतलब होता है कि आप घर पर उस टॉपिक का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करके और फिर अपन उस टॉपिक के ऊपर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। तो टॉपिक क्लियर करवा दो, पहले वो पढ़ा दो। इसके लिए थोड़ा सा समझने का आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि टॉपिक लोकगीत क्या 1 घंटे की क्लास में क्लियर हो जाता है? नहीं होता। इसका एमसीक्यू बैच का रियल मीनिंग ये होता है कि आप उस टॉपिक की घर पर एक बार सेल्फ स्टडी करें, पहले से पढ़ रखा है तो उसको रिवीज करें और रिवाइज करके इस बैच में जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का फटाफट आंसर दे और अपना टॉपिक का रिवीजन विद एमसीक्यू कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आपका एग्जाम में क्वेश्चन सही हो गया। पहले आपको अभ्यास करना है घर पर और फिर यहाँ आकर के एमसीक्यू बैच का अभ्यास करना है। ओके ओके, ठीक है। यहां पर ऑप्शन डी होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और उन स्टेटमेंट के बारे में आपको विचार करना है कौन सा कथन है। हमने पहले कोर्स कर लिया है आरएस का, हमारा पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ है तभी आप एमसीक्यू निकाल पाए हैं। आपने जो बताया है ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आओ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे लिए तो फायदेमंद होगा क्या अलग आरएस देना? फायदेमंद ही होगा अलग आरएस देना। बी 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 कल कौन सा टॉपिक होगा? क्लास पूरी होते समय मैं आपको बता दूंगा कल कौन सा टॉपिक होगा। आप निश्चिंत रहे, उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जब भी कोई क्लास पूरी होगी तो उसका अगला टॉपिक क्या होगा वो क्लास के अंदर एंड में आपको बता दिया जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांगणियार गायकी राजस्थान के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर में गाई जाने वाली लोक गायन शैली है। साकर खां मांगणियार इस गायन शैली के प्रमुख कलाकार है। साकर खां मांगणियार इस गायन शैली के प्रमुख कलाकार है। फटाक से बताओ कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। यानी प्रश्न कौन से टॉपिक से आया है? गायन शैली से आया है। और गायन शैली के बारे में अपने को मुख्य बातें याद रखनी है कि राजस्थान में 5 प्रमुख गायन शैलियां चलती है। 5 प्रमुख, वैसे अपन पढ़ने में 4 ही पढ़ते हैं लेकिन 5 अगर पढ़ लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। एक मांड गायन शैली है, ये गायन शैलियों का प्रश्न है। एक आपके चलती है लंगा गायन शैली, एक चलती है मांगणियार गायन शैली। मांगणियार गायन शैली के अलावा एक आपके चलती है हवेली गायन शैली और हवेली गायन शैली के अलावा एक चलती है तालबंदी गायन शैली। कौन सी गायन शैली? तालबंदी। तो देखता हूं कुछ सी बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं। ज्यादातर सी बता रहे हैं, वंदना गोदारा सी बता रही है, उमेश कुमार बी बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, मांगणियार गायकी राजस्थान के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में भरतपुर, धौलपुर में गायन शैली है। 100% गलत है। लंगा और मांगणियार और मांड ये तीनों पश्चिमी राजस्थान की गायन शैलियां हैं। विशेष ध्यान रख लेना कि पश्चिमी राजस्थान की गायन शैली है। लंगा बड़वाना गांव बाड़मेर लंगाओं का प्रमुख गांव है। बाड़मेर जैसलमेर मांगणियारों का प्रमुख क्षेत्र है और मांड जैसलमेर बीकानेर वाले में है। तो ये मांड, लंगा और मांगणियार पश्चिमी राजस्थान में। हवेली गायन शैली नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो फिर बचा क्या? तालबंदी गायन शैली। इसका मतलब जो पूर्वी राजस्थान वाली गायन शैली है उस गायन शैली का नाम तालबंदी गायन शैली है, ना कि आपकी लंगा और मांगणियार। लंगा, मांगणियार और मांड ये पश्चिमी राजस्थान की गायन शैलियां हैं। हवेली नाथ द्वारा की गायन शैली है और तालबंदी पूर्वी राजस्थान की है। साकर खां मांगणियार इस गायन शैली के प्रमुख कलाकार है। साकर खां मांगणियार जो है मांगणियार गायन शैली के प्रमुख कलाकार है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब केवल 2 सही है। केवल 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? केवल 2 आपके ऑप्शन बी में आ रहा है। कौन से में आ रहा है? बी में आ रहा है। मुझे अगर अपना ऑप्शन बताना हो तो क्या करूं, कहां मैसेज करूं? गुरमरीत सिंह कमेंट बॉक्स में ही मैसेज करोगे। कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे और खुद को आकलन करना है कि मैंने आज के 28-30 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए उसमें से कितना सही किया है और कितना गलत किया है।
एक एक व्यक्ति की कमेंट का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है दोस्तों। आप आरएस अधिकारी बनने जा रहे हो तो इतनी समझ, इतनी सूझबूझ तो मुझे अपेक्षा की आपके अंदर है। कई लोग मेरे से भी विद्वान हो सकते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट, प्रत्येक व्यक्ति का नाम लेना मेरे प्यारे भाइयों संभव नहीं है। अतः आपको जो प्रश्न आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर बी होगा, सी होगा, जब आपको करेक्ट बताया जाए तो आप आंकलन करें, ईमानदारी से आंकलन करें कि बस सर मैंने तो लास्ट में 28 क्वेश्चन किए थे जिसमें से मेरे तो 22 सही हुए, 6 गलत हुए। फिर आप उस 6 पर वापस खोजबीन करें कि यार गलत क्यों हुए, कौन से डाटा मुझे याद नहीं थे, तब जाकर के रिवीजन होगा। और ये बातें अब आपको इस टाइप के ज्ञान देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से इस समय बुलेट ट्रेन की तरह आपको चलना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप आराम से अगर ठंडे दिमाग से, स्थिर दिमाग से बढ़ोगे तो इजीली उस कंपटीशन को पार कर जाएंगे। प्रश्न में आए हुए 4 ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल मुख्य बात बता दिया करो सर जी। बिल्कुल रविंद्र कुमार, मैं चारों ऑप्शनों की बातें ही जो है वो बता रहा हूं, आप ध्यान नहीं रखे। चारों बात ऑप्शनों की बातें, जो भी ऑप्शन है 2 है, बता दिया कि मांगणियार गायकी, लंगा गायकी, मांड गायकी पश्चिमी राजस्थान में है, हवेली नाथद्वारा की और तालबंदी पूर्वी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है। और यहां पर साकर खां मांगणियार इसके प्रमुख कलाकार है। ऑप्शन बी आपका दापू खां बाड़ली, साकर खां मांगणियार, ये सब इसी शैली के कलाकार है। नाम के पीछे मांगणियार आ रहा मतलब मांगणियार शैली के कलाकार है, तो केवल आपका ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल काल में औरंगजेब द्वारा संगीत पर रोक लगा देने के कारण ब्रज क्षेत्र के साधु संत पूर्वी राजस्थान में आ गए थे। इन साधुओं द्वारा विकसित गायन शैली है। हाँ सर, कमेंट जो है, कमेंट से प्रश्न नहीं हो तो समझ चाहता हूं, लेकिन इस तरह आसानी से याद हो रहा है। ओके भाई, मैं आपके कमेंट जो भी काम के हैं मैं पढ़ रहा हूं, आप इन चीजों पर, अपने क्वेश्चन पर फोकस कीजिएगा। कुछ कमेंट पढ़ने बीच में जरूरी भी हो जाते हैं क्योंकि उनके डाउट ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए पढ़ा जाए। अगले प्रश्न को फटाफट से सोल्व कीजिए। मुगल काल में औरंगजेब द्वारा संगीत पर रोक लगा देने के कारण ब्रज क्षेत्र के साधु संत पूर्वी राजस्थान में आ गए थे। इन साधुओं द्वारा विकसित गायन शैली है लंगा गायकी, तालबंदी गायकी, मांगणियार गायकी, मांड गायकी। ये गायन शैलियां जो है उनको विशेष बात से याद रखना है। गायन शैली समझ में नहीं आई सर जी, समझ में नहीं आई। गायन शैली तो भाई पहले पढ़ी हुई होगी तब समझ में आएगी, रिवीजन के माध्यम से समझ में आना है। तो मैंने बता दिया, क्षेत्र याद रख लो कि 5 गायन शैलियों का ये वाला क्षेत्र है। अब सबसे पहले लंगा गायकी बताया है कि ये तो कौन से राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान में। और लंगा जाति के लोग जो गीत गाते हैं वो कौन सी स्टाइल में गाते हैं, लंगा शैली में। तालबंदी गायकी ये अभी अभी बताया था कौन से राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की। मांगणियार गायकी ये फिर से बताओ, मांगणियार जाति के लोग गाते हैं पश्चिमी राजस्थान में। और मांड गायकी है बीकानेर और बीकानेर के अलावा जैसलमेर वाले क्षेत्र में। जबकि क्वेश्चन आप पढ़ करके इसका आंसर निकाल देंगे कि संगीत पर रोक ब्रज क्षेत्र के साधु संत आ गए थे पूर्वी राजस्थान में, और पूर्वी राजस्थान में तो एक ही गायन शैली है, वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तालबंदी हो जाएगी। अतः विकल्प क्रमांक बी होगा। तालबंदी गायन का मतलब गीत पहले से रचे हुए हो, गीत पहले से लिखे गए हो और 4-5 लोग उसको सामूहिक रूप से गा रहे हो, तो वो तालबंदी गायकी होती है। कौन सी गायकी होती है, तालबंदी गायकी। अगर आप बंद कमरे में बैठकर गीत गा रहे हो तो वो हवेली गायन शैली है। अगर आप मेहमानों के स्वागत में उनके मनोरंजन के लिए गा रहे हो तो मांड शैली है। अगर आप सारंगी बजाते हुए गा रहे हो तो लंगा शैली है। और अगर आप कमायसा बजाते हुए गा रहे हो तो मांगणियार शैली। ये 5 शैलियों की जनरल बातें आप यूं इस प्रकार से याद रखना है। बिल्कुल आपका विकल्प क्रमांक बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फुस्से खां, मेहरदीन और करीम खां निम्नलिखित में से किस शैली के कलाकार है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ध्यान रखना, फुस्से खां, मेहरदीन, करीम खां किस गायकी से संबंधित है? गायकी का मतलब गायन शैली होता है मित्रों, गायन शैली होता है। सर हवेली गायकी भी तो है ना? बिल्कुल मोहित जादौन साहब, हवेली गायकी है जो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। हवेली गायकी बंद कमरे में गाई जाती है, जिसको कहते हैं हवेली, वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। अगला, फुस्से खां, मेहरदीन और करीम खां। तालबंदी ये तो नहीं है। देखो नाम के पीछे खां आ रहा है, इसका मतलब बंदा लंगा और मांगणियार शैली में से संबंधित होगा। नाम के पीछे खां शब्द आते ही समझ लाना
ध्यान ना दे, सब पुराने हैं। ओके ओके, ए होगा। फुसे खां, मेहरदीन और करीम खां निम्नलिखित में से किस गायन शैली से संबंधित है? तालबंदी गायकी, ये तो नहीं होगा, या तो लंगा होगा या मांगणियार होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा विकल्प क्रमांक ए, विकल्प क्रमांक ए। देखो, लंगा गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकारों में एक तो करीम खां लंगा हो गए, करीम खां लंगा। करीम खां लंगा के अलावा एक हो गए आपके मेहरदीन, ये तो ऊपर लिखा हुआ ही है। इसके अलावा आपको याद रखना लाका खान, लाका खां। लाका खां के अलावा हाल ही में ओमान के मस्कट में एक समारोह हुआ था, उसके अंदर आगा खान संगीत अवार्ड किसको दिया गया था? तो आप बताएंगे आगा खान संगीत अवार्ड दिया गया था आसीन खान लंगा। तो आसीन खान लंगा ये भी इसी गायन शैली के हैं जिनको हाल ही में आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो लाका खान, आसीन खान, करीम खान, मेहरदीन, ये सब किस गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार है? तो ये आपके ध्यान रखना लंगा गायन शैली के प्रसिद्ध कलाकार है। मांगणियार का पूछे तो साकर खां, दापू खां और एक रुकमा देवी, याद रखना, वो इसकी प्रसिद्ध कलाकार है लंगा। तालबंदी पूर्वी राजस्थान में है और हवेली आपकी काम पर है, नाथ द्वारा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकड़िया है, जकड़िया अच्छा प्रश्न है। जकड़िया क्या है? पीर ओलियों की प्रशंसा में गाया जाने वाला धार्मिक गीत, विरह में गाए जाने वाले गीत, शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत और लोक देवताओं से संबंधित गीत। बताइएगा कौन सा है जकड़िया? जकड़िया आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई किसको नहीं है? सबको पढ़ाई जा चुकी है। ए ए ए ए ए ए ए आर्ट एंड कल्चर अभी पढ़ी नहीं है। अच्छा, ये है प्रश्न पूरा नया आ रहा है शिक्षक भर्ती की तरह, बिल्कुल नया प्रश्न ही आएगा, बिल्कुल नया प्रश्न ही आएगा। जकड़िया क्या है? पीर ओलियों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक लोकगीत, विरह में गाए जाने वाले लोकगीत, शराब पीते समय गाया जाने वाला गीत और लोक देवताओं से संबंधित। देखो, विरह में तो नहीं है, ये तो कन्फर्म मान के चले। शराब पीते समय भी नहीं है, लोक देवताओं से संबंधित है, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा विकल्प ए सही होगा। देखना, वापस रिपीट करता हूं, दो गीत याद रखना, एक तो है जकड़ी और एक है जकड़िया। एक है जकड़ी और एक है जकड़िया। जकड़ी दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है, उसकी फ्रेंड्स के द्वारा, उसकी सहेलियों के द्वारा गाए जाते हैं जकड़ी। और जकड़िया, जकड़िया ध्यान रखना, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पीरों को प्रसन्न करने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? जकड़िया गीत गाया जाता है। इसका मतलब पीर ओलियों की प्रशंसा में गाए जाने वाले धार्मिक लोक के गीत। विकल्प क्रमांक ए जिसने भी बताया है उन सब का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है और फिर छांटना है कि कौन सा कथन सत्य है। फटाफट विचार करो, मैं पानी पीता हूं तब तक विचार करके छांट दो। देखे, फटाक से देखो, देखे। हाँ हाँ, सी 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 के बारे में आ रहे हैं, सी के बारे में आ रहे हैं। ज्यादातर कह रहे हैं कि एक और दो दोनों सही है। मांगणियार मूलतः सिंध प्रांत से है, जिनका प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा और खड़ताल है। मांगणियार राजस्थान में रहने वाला एक समुदाय है। दो समुदाय विशेष रूप से याद रखना है, लंगा और मांगणियार संगीत जीवी जातियां। संगीत को आज अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रसिद्धि दिलाने का काम कर रहे हैं तो लंगा और मांगणियार कर रहे हैं। लाख लाख धन्यवाद है लंगाओं को, लाख लाख धन्यवाद है मांगणियारों को कि उन्होंने राजस्थान की संगीत को इस पूरे विश्व के पटल पर पहचान दिलवाई है। इसलिए लंगा और मांगणियार, इनके बारे में आपको सारी बातें पता हो। मांगणियार मूलतः सिंध प्रांत के हैं, बिल्कुल सही बात है, और वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में रहते हैं और इनका प्रमुख वाद्य यंत्र कमायचा है। और लंगा, देखना लंगा
इधर मैं लंगाओं की बात भी लिख देता हूं। लंगा मूलते बड़वाना गांव बाड़मेर के रहने वाले, इसे लंगों का गांव कहते हैं। लंगा मूलते बड़वाना गांव बाड़मेर के रहने वाले हैं, इसे लंगों का गांव कहते हैं। इनका प्रमुख वाद्य यंत्र ध्यान रखना होता सारंगी। बताओ क्या होता? सारंगी। और सारंगी के अलावा होता सतारा। क्या होता है? सतारा। लंगाओं का मूल स्थान है बड़वाना बाड़मेर, और हाल ही में हसीन खान लंगा को लंगा गायन शैली से पुरस्कृत किया गया है, ध्यान रखना। और मांगणियार मूलते सिंध प्रांत से, ये आपको यहां से पता लग गया, तो ये बातें याद रखना। और जो मांगणियार गायन शैली है इसमें 6 राग एवं 36 रागनियां होती है, ये भी ठीक है। राग मतलब मेन राग और रागिनियां मतलब उपराग। राग और रागिनियां होती है, इसका मतलब एक भी ठीक है और दो भी ठीक है। एक और दो दोनों कौन से विकल्प में आ रहे हैं? तो विकल्प क्रमांक सी में आ रहे हैं। अतः आपका जो सही और करेक्ट आंसर होगा वो विकल्प क्रमांक, बताओ कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों का याद रख लेना, लंगा और मांगणियार, बड़वाना बाड़मेर और मूलते सिंध प्रांत। इनका मुख्य वाद्य यंत्र मांगणियारों का कमायचा, और लंगाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका कौन सा हो जाएगा? सारंगी हो जाएगा। नेक्स्ट लिखिएगा, द्रुपद की वाणियों में से डागुर वाणी के प्रवर्तक कौन है? द्रुपद की वाणियों में से विशेष याद रखना भाई, द्रुपद एक गायन शैली है। द्रुपद शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। द्रुपद गायन शैली है। और ये जो द्रुपद गायन शैली है इसके बारे में अपने को ध्यान रखना है। इसके प्रवर्तक ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर थे। प्रवर्तक का मतलब होता है जनक। द्रुपद गायन शैली गाते कैसे हैं? जैसे अपने 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है, उस 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अपन गीत गाते हैं कि नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तो 4-5 लोग समूह में मिलकर के गाते हैं। तो 4-5 लोगों द्वारा समूह में एक साथ जो गीत गाया जाता है वो द्रुपद वाणी कहलाती है। और इस द्रुपद वाणी की 4 प्रमुख रागें हैं, ध्यान रखना। द्रुपद गायन शैली की 4 रागें हैं, और 4 रागें हैं कौन कौन सी? तो ध्यान रखना, एक तो है गौरहर वाणी, गौरहर वाणी, गौरहर वाणी। एक अपने को याद रखना है डागुर वाणी। एक बताओ कौन सी वाणी? डागुर वाणी। एक है खांडुर वाणी, एक है खांडुर वाणी, खांडुर वाणी। और एक आपकी जो आएगी वो आएगी नोहार वाणी। कौन सी वाणी? नोहार वाणी। ये 4 प्रमुख राग हैं। ध्यान रखना, यहां से आपको ये प्रश्न आ रहा है नहीं आ रहा वो मैटर नहीं करता। यहां से कितने टाइप के प्रश्न बढ़ेंगे। द्रुपद गायकी बहुत महत्वपूर्ण गायकी है। द्रुपद गायकी एक गायन शैली है जिसकी शुरुआत ग्वालियर से हुई थी। ग्वालियर बताओ कहां पर है? एमपी। ग्वालियर से हुई थी। इसकी शुरुआत मानसिंह तोमर ने की थी। होती क्या है द्रुपद गायन शैली? अपन जो नन्ना मुन्ना राई वगैरह गीत गाते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं होता रियली में। यानी पहले से गीत किसी ने लिखा हुआ है और 4-5 लोग समूह में मिलकर के उसे गीत को गा रहे हैं, तो गाने की द्रुपद शैली है। आपसे मेंस में पूछेगा द्रुपद गायन शैली क्या है, तो तब बताना ये समूह में गाना। अभी फैक्चुअल डाटा याद रखना कि द्रुपद गायन शैली ग्वालियर की है, मानसिंह तोमर के काल में शुरू हुई थी, और इसकी 4 प्रमुख उपवाणियां हैं। यहां से सीधा प्रश्न आएगा कि गौहरवाणी, डागुरवाणी, खांडरवाणी क्या है? तो अपने को बताना है कि गौहरवाणी, डागुरवाणी, खांडुरवाणी और नोहरवाणी ये द्रुपद की वाणियों में है। द्रुपद की वाणियों का भाग है। इसमें पूछ रहा कि डागुरवाणी के प्रवर्तक कौन है? डागुर वाणी के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखना, ये मियां जो तानसेन है ये गौहर वाणी के प्रवर्तक है। गौहर वाणी के प्रवर्तक है, गौहर हर वाणी के जनक है, गौहर वाणी के जनक है। नेक्स्ट ब्रजचंद आपका बिल्कुल सही है। ब्रजचंद डागुर वाणी के प्रवर्तक है। ब्रजचंद कौन सी वाणी के प्रवर्तक है? डागुर वाणी के प्रवर्तक है। राजा समोकन सिंह, राजा समोकन सिंह ये खांडर वाणी के प्रवर्तक है। राजा ये जो है खांडर वाणी के प्रवर्तक है। और श्रीचंद राजपूत ये बताओ कौन सी वाणी के प्रवर्तक है? नोहर वाणी के प्रवर्तक है। तो ये 4 प्रमुख वाणियां हैं। इनमें से अपने को कौन सा पूछा है? तो अपने को सीधा पूछा है डागुर वाणी के प्रवर्तक। तो डागुर वाणी का बताओ कौन है? ब्रजचंद। गौहर वाणी का मियां तानसेन, राजा समोकन और श्रीचंद। अतः विकल्प क्रमांक बी होगा। विकल्प क्रमांक बी होगा। ध्यान रखना, जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है आप उस टॉपिक से ज्यादा करवाओगे क्या? हाँ, मैं वो सारी बातें मेरे हिसाब से सेट कर लूंगा।
मेरे ऊपर आप इतना भरोसा रखिए कि मैं जिस टॉपिक में से कितना क्वेश्चन आ रहा है और लगभग आपके एमसीक्यू के माध्यम से व्याख्या अगर आप ढंग से सुन लोगे, 20 एक घंटे में आपको ये एमसीक्यू करवाऊंगा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। अगर 20 घंटे कोई आदमी ईमानदारी से सुनेगा सारी बातें व्याख्या करते हुए, तो उसका बहुत अच्छा काम हो जाएगा कल्चर में। अब एक एक बात को तो कैसे बताया जा सकता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको इस 20 घंटे के सेशन में बताई जाएगी, जो आपके लिए बहुत मददगार होगी और आप बहुत अच्छा पेपर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन आप अटेंड करके आओगे, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वाला, ध्यान रखना। तो ब्रजचंद आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ब्रजचंद आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये 4 प्रमुख वाणियां हैं द्रुपद के बारे में। नेक्स्ट लिखूं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 बातें लिख रखी है, उन पर अपने को विचार करना है। आधुनिक द्रुपद गायकी का सूत्रपात ग्वालियर के शासक राम सिंह के समय हुआ था। राजा राम सिंह संगीत को विशेष महत्व देते थे, जिसने ग्वालियर को संगीत विद्या का केंद्र बना दिया था। केंद्र बना दिया था। देखिए 2 कथनों पर विचार करना है। देखो ये शास्त्रीय संगीत वाला टॉपिक जो है ना, वो अटपटा लग सकता है आपको। अटपटा इसलिए क्योंकि कई दफा अपन पढ़ते भी नहीं है, उसको स्किप भी कर देते हैं, या माँ साहब कभी कभी आपने कहीं से भी पढ़े हैं या बुक्स में से पढ़े हैं, सेल्फ स्टडी पढ़ी है, सारी जगह अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें माँ साहब स्किप और कर देते हैं कि ये अपने आप ही पढ़ लेना, तो उसमें कारण अटपटा लगता है। और दूसरा, आरएस की परीक्षा में ये सिलेबस में संगीत घराने वगैरह शास्त्रीय संगीत, बाकी वाले में ज्यादा है भी नहीं, तो अपने सुना सुना नहीं लगता, कभी पढ़ते नहीं, इसलिए थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन ध्यान रखना, जहां से अटपटा लगता है प्रश्न वहां से आने की संभावना ज्यादा होती है। मनीष जाट, बहुत बढ़िया भाई मनीष जाट, बहुत बढ़िया। दूधा नाओ पुतना पढ़ो, बिल्कुल सही आंसर आपका आ रहा है मनीष जाट। यहाँ 16वें में कुछ भी बता रहे। देखो द्रुपद गायकी का सूत्रपात शासक राम सिंह के समय, वह गलत है, पक्का गलत है। अभी अभी मैंने बताया था द्रुपद गायकी किसके काल में प्रारंभ हुई थी? मान सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। किसके काल में प्रारंभ हुई थी? मान सिंह के काल में प्रारंभ हुई थी। सर शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन आते ही नहीं। अच्छा मोहित जादौन जी, पेपर तो आप ही बनाते हो, जैसे शास्त्रीय संगीत से क्वेश्चन आते ही नहीं, सिलेबस में लिखा क्यों है फिर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट अगला देखो, यहां पर राजा राम सिंह संगीत को विशेष महत्व देते थे, जिसने ग्वालियर को संगीत विद्या का केंद्र बना दिया। बिल्कुल गलत है, मान सिंह थे। ध्यान रखना कौन थे? मान सिंह। इसका मतलब ए भी गलत है और बी भी गलत है। ना क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो 1 सही है और ना आपका 2 सही है। अतः विकल्प क्रमांक बताओ कौन सा होगा? डी। जिसने भी डी आंसर बताया, सुमन सैनी ने बिल्कुल सही बताया है, कुलदीप सिंह जी ने सही बताया है, राठौड़ साहब ने बिल्कुल सही बताया है। जिसने भी विकल्प डी बताया है उनका सही है। दोनों की व्याख्या सुन लो। द्रुपद गायकी ग्वालियर से प्रारंभ हुई है, मान सिंह तोमर ने चलाई थी। मान सिंह तोमर जो है वो आपका ध्यान रखना संगीत से प्रेम थे, इसलिए ग्वालियर को संगीत का केंद्र बना दिया। ग्वालियर मतलब मान सिंह तोमर, संगीत मतलब मान सिंह तोमर। दिमाग में फिट कर लो अभी प्री के लिए, बाकी चीजें बाद की बातें। मान सिंह तोमर ग्वालियर, दोनों में मान सिंह नहीं है, दोनों गलत हो जाएंगे। आपका विकल्प क्रमांक कौन सा हो जाएगा? डी। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संगीत घराने हैं और सूची 2 में प्रवर्तक लिखे हुए। सूची 1 में संगीत घराने और सूची 2 में प्रवर्तक। एक तरफ मेवाती घराना, जयपुर घराना, रंगीला घराना, ग्वालियर घराना, और सामने उनके प्रवर्तक। देखो संगीत घराने का मतलब होता है वह स्थान, वह कलाकार जो किसी स्थान विशेष से संगीत को प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उत्कर्ष के मंच पर कला संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहा हूं, इसका मतलब उत्कर्ष संगीत घराना हो गया। कोई कलाकार किसी स्थान से अगर किसी को डेवलप करे तो उस स्थान को संगीत घराना कहते हैं। और प्रवर्तक का मतलब होता है उस संगीत घराने की, उस संगीत की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो यहां पर मेवाती घराना, जयपुर घराना, रंगीला घराना और ग्वालियर घराना सीधा सीधा है। अगर इसमें से 1-2 भी अगर आपको आता है ना, तो भी ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि एक तरफ आप ए लिख लें, एक तरफ आप बी लिख लें, एक तरफ सी लिख लें और एक तरफ डी लिख लें। अब मेवाती घराना कोई बात नहीं आता, निराश नहीं होना है, बस थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस लगाते रहना। जयपुर रटावा भाई का, रटावा जयपुर घराना। आधी रात को उठा के पूछ लेंगे ना जयपुर घराना,
तो जयपुर घराना बता देगा भाई, क्योंकि जयपुर घराने का मुझे पता है कि मनरंग भूपत खां, जयपुर गायन शैली, जयपुर ख्याल, जयपुर में मनरंग का है, इसका मतलब बी के आगे पक्का 4 नंबर आएगा। जमीन आसमान एक हो जाए, बी के आगे 4 नंबर आएगा, और बी नंबर 4 जो आएगा वो आपका कौन सा होगा? बी में 4 कहाँ आ रहा है? या बी में 2 आ रहा है, या बी में 3 आ रहा है, या बी में 2 आ रहा है। इसका मतलब इसका सही और सटीक जो आंसर होगा वो आपका विकल्प क्रमांक बताओ कौन सा हो जाएगा? सी। जिसने भी सी आंसर बताया है उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपको केवल जयपुर का बी आ रहा होता तो भी आपका सही हो जाता। जयपुर घराने का मनरंग, इसका मतलब बी के आगे 4, बी के आगे 4 केवल ऑप्शन सी में आ रहा है, अतः आपका विकल्प क्रमांक कौन सा होगा? सी। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से हुआ है। अब तो मुझे सारे ही आते हैं, लेकिन क्या फायदा? हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है सबका। नर हो निराश ना हो करो मन को, बिल्कुल निराश नहीं करना मन को। मेवाती घराना, अब तो मुझे ये भी आता है कि भाई मेवाती घराना जो है उसके प्रवर्तक गग्गे नजीर खां थे। और एक याद रखना, मेवाती घराने के प्रसिद्ध कलाकार है पंडित जसराज। मेवाती घराने के प्रसिद्ध कलाकार है पंडित जसराज, ये भी याद रखना। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती घराने से। अब तो मुझे यह भी आता है कि रंगीला घराना, इसका मतलब रमजान खां, रे से रंगीला, रे से रमजान खां, और ग्वालियर घराना तो फिर अपने आप ही बच जाएगा अब्दुल्ला खां। विकल्प क्रमांक आपका कौन सा हो जाएगा? सी। अगर दोनों ऑप्शन में 2 आ जावे तो, अगर दोनों ऑप्शन में 2 आ जावे तो, दोनों में 2 कैसे आ जाएगा? दोनों में कैसे आ पाएगा? तो आपका यहां विकल्प क्रमांक सी। देखो, संगीत घराने जो है ना भाई, उसमें ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, रिवाइज भी कर रहे हो, तो संगीत घराने का एक एक 2 प्रमुख कलाकार होते हैं, जैसे रुलाने वाला फकीर किसको कहते हैं वगैरह वगैरह, तो वो अपने को पता रखना है। केवल और केवल जनक और 2-4 कलाकार, बाकी डीपली नहीं पढ़ना है इतना अभी प्री के लिए, क्योंकि पहली बार जुड़ा और पहली बार बेसिक प्रश्न आएगा, आपको ध्यान रखना है। सर मोटिवेट कर दिया करो बीच बीच में। देखो, मोटिवेशन भाई मैं ये मानता हूं, जो मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट स्पीकर है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मोटिवेशन सेल्फ होता है। मेरा ये मानना होता है कि आदमी के जब अंदर से मोटिवेशन की आवाज आएगी कि मुझे ये करना है, तभी मोटिवेशन। मैं आपको 2 शायरियां सुना दूंगा और माहौल बना दूंगा, वो बातें मेरे से होती नहीं। मैं साफ सुथरी बात करने वाला, सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूं। तो मोटिवेशन जब आपको लगेगा कि मुझे आरएस बनना है, तब आप आपके अंदर से आवाज आएगी, तब बनेगे। और मैं शायरियां सुनाऊंगा तो 10 मिनट तो मोटिवेशन रहोगे, और बाद में वही मोटिवेशन जो है इधर उधर चला जाएगा। ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगला अगला अगला। हाँ अंकिता मीणा, आपका कमेंट आ गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुलाम अली किस संगीत घराने से संबंध रखते हैं? गुलाम अली, डागर घराना, पटियाला घराना, हल्दिया घराना, आगरा घराना। डागर घराना या आपका पटियाला, हल्दिया घराना और आगरा घराना। बिल्कुल सही बताइएगा, गुलाम अली का संबंध किस संगीत घराने से है? देखो, गुलाम अली डागर घराने के, ध्यान रखना, डागर घराने में जो प्रसिद्ध संगीत कलाकार है उनमें अपने कौन कौन है? तो रुलाने वाला फकीर, रुलाने वाला फकीर किसको कहते हैं? राजस्थान का तानसेन, हरि सिंह, वो सब यहां से संबंधित है। और गुलाम अली पटियाला घराना, जिसने भी सही बताया है, विकल्प क्रमांक बी। गुलाम अली जो है पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार है, पटियाला घराने के प्रमुख कलाकार है। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं, पटियाला घराने की साधारण साधारण सी बातें हैं। पटियाला घराने के प्रसिद्ध कलाकार है। हल्दिया घराना, हल्दिया घराने के ये प्रसिद्ध कलाकार नहीं है। नेक्स्ट कुछ छोटा प्रश्न था। नेक्स्ट, राजस्थान के संगीत घराने एवं उनके प्रमुख कलाकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म छांटना है। राजस्थान के कुछ संगीत घराने लिख रखे हैं। स्टडी अच्छी चल रही है, बहुत घबराहट हो रही, घबराहट नहीं करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर एक आधा टॉपिक नहीं भी आता तो उसको दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं। जरूरी नहीं है कि सारे टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कम है, टॉपिक ज्यादा है, तो कोई टॉपिक नहीं भी आ रहा है तो घबराहट नहीं करनी है। क्वेश्चन 17 का आंसर, क्वेश्चन 17 का आंसर बी। 17 में क्या बताया था? 17 में बी कैसे होगा? 17 में सी आंसर होगा। 17 में जसवंत कुमार, सी आंसर होगा। 17 के अंदर जयपुर घराने का जो आपका कलाकार होगा वो मनरंग होगा, तो 17 में सी होगा। 18
बी होगा। और 19 देखो राजस्थान के संगीत घराने कौन कौन सा है, आत्रोली घराना, मानतोल खां और साहेब खां, मानतोल खां और साहेब खां, ये तो बिल्कुल सही है। डागौर घराना और इसके लगभग ठीक लग रहा है, ये तो बिल्कुल मुझे भी आता है, ये तो सही है। और ये मानतोल खां जो है इनको रुलाने वाला फकीर कहते हैं भाई, ध्यान रखना, रुलाने वाला फकीर। रुलाने वाले फकीर का मतलब जब ये गीत गाते थे तब कहते थे कि आंखों में आंसू से आ जाते थे, रुलाने वाला फकीर इनको कहा जाता था, ये तो बिल्कुल सही है। जयपुर का बिनकर घराना, जयपुर के अंदर भी उपघराने हैं, उनमें से बिनकर घराना, उसके अंदर लिखा हुआ सदीक खां, अली खां, सावल खां, सदीक खां, अली खां और सावल खां, तो ये आपको बिल्कुल ये भी ठीक है। किराना घराना, किराना घराना में हद्दू खां, हसू खां, ये गलत है। किराना घराना वाले कलाकार गलत है, हद्दू खां, हुसे खां गलत है। हद्दू खां और हुसे खां आलदिया घराने के कलाकार है, ना कि किराना घराना के। ध्यान रखना, आपका विकल्प क्रमांक जो सी होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखो ये जो संगीत घराने है ना भाई, इन संगीत घरानों में केवल फैक्ट ही है, संगीत घरानों में, और वो फैक्ट आपको याद रखना। अब जैसे आत्रोली घराना है, अब इसमें कोई समझाने की बात है ही नहीं, आत्रोली नामक स्थान से घराना शुरू हुआ इसलिए आत्रोली घराना, और प्रसिद्ध कलाकार का नाम याद रखो मानतोल खां और साहेब खां। याद ही रखना पड़ेगा कि आत्रोली घराने के कलाकार कौन कौन है, मानतोल खां और साहेब खां। जयपुर का सदीक अली खां, बिनकर घराना जो जयपुर वाला है, और किराना घरा के हद्दू खां और हस्सू खां नहीं है, ये आलदिया घराना के कलाकार है। और जयपुर का सोनिया घराना अमृत सेन, सुख सेन, कायम सेन। बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा आपका विकल्प क्रमांक सी, जिसने भी बताया है उसका सही आंसर होगा। एक बार देखते हैं बी 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 में होगा। इसका सही आंसर होगा, हां सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिएगा। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करो, फटाफट से करो। देखें संगीत, हाँ सी ही है आचार्य जी, बिल्कुल सी ही है। किराना घराने के कोनी है, किराना घराना। आपने ये टॉपिक किसके साथ करवाया है, किसके साथ करवाया, गायन शैलियों के साथ करवाया, नितेश यादव, गायन शैलियों के साथ। इस टॉपिक एमसीक्यू, हाँ संगीत घराने, यहां जितने एमसीक्यू में लिखे हुए हैं उससे आपके सोल्व हो जाएंगे। अगला देखो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका मुख्यालय बीकानेर में स्थित है। यह राजस्थान में रंगमंचों की स्थापना करती है और अकादमी रत्न के अंतर्गत 3 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का विस्तृत प्रश्न आ गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का विस्तृत प्रश्न आ चुका है। राजस्थान संगीत इसकी स्थापना 6 जुलाई 1957 को हुई। इसका मुख्यालय बीकानेर में है। जो गलत कर रहे हैं, ये राजस्थान में रंगमंचों की स्थापना करती है और अकादमी रत्न के अंतर्गत 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। राजस्थान, देखो पिछली बार आरएस को कॉपी कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। सर एक दिन पहले टॉपिक जरूर डाल दिया करो। बिल्कुल अगला जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक आज की क्लास एंड होने से पहले पहले आपको बता दिया जाएगा। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है उसका चुनाव करना। इसकी स्थापना 6 जुलाई 1957 को हुई, बिल्कुल सही है। इसका मुख्यालय बीकानेर में है, गलत है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जोधपुर के अंदर है, ध्यान रखना। और इसका प्रतीक चिन्ह, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रतीक चिन्ह सुरिंदा है, ध्यान रखना। प्रतीक चिन्ह क्या है? एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है सुरिंदा, इसलिए मुख्यालय बीकानेर में नहीं है। पिछली बार तुम्हारा आया था राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी और कई उदयपुर करके आ गए थे।
बादशाह साहित्य अकादमी उदयपुर में है और बादशाह साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर में, वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। यह राजस्थान में रंगमंचों की स्थापना करती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी रंगमंचों की अलग अलग रविंद्र रंगमंच वगैरह वगैरह जो है उनकी स्थापना करती है। और अकादमी रत्न यानी हर साल संगीत के क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और वो संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार दिया जाता है उसके अंतर्गत एक प्रत्येक कलाकार को कितने लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बात भी ठीक है। अतः आपका असत्य कथन विकल्प क्रमांक बी हो जाएगा। इसका मुख्यालय बीकानेर में है, इसका मुख्यालय बीकानेर में नहीं है, इसका मुख्यालय कहां पर है, जोधपुर में है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 24 नवंबर 1957, 30 दिसंबर 1950, 15 अगस्त 1963 और 10 अप्रैल 1993। राजस्थान ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? पूरे पेपर में वो एक जगह इस प्रकार की परेशानी करता है। डेट को लेकर हमेशा से मैंने कहा सीरियस नहीं रहना है, लेकिन पूरे पेपर में कभी ना कभी वो एक जगह ऐसी गड़बड़ करता है जो मैंने यहां पर की है, यानी डेट का प्रश्न डाल दिया है। डेट का प्रश्न डाला नहीं जाता अक्सर, और एग्जैक्ट डेट का तो डाला ही नहीं जाता, फिर भी डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो करना पड़ता है, इसलिए ऐसा प्रश्न आपको डाला गया ताकि आप बीच बीच में एक्टिव रहते रहें, बीच बीच में एक्टिव रहें। साल भी याद है तो भी काम चल जाए। मैं तो कह रहा हूं अगर एग्जैक्ट याद नहीं भी आ रहा, साल भी याद आ जाता है कि 1957 में हुई थी, 50 में हुई थी, 63 में हुई थी, 93 में हुई थी, तो भी अपना काम हो जाए। राजस्थान ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना 24 नवंबर 1957 को की गई थी, जयपुर में की गई थी। और राजस्थान की ललित कलाएं जो लोक कलाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इसका मुख्यालय बताओ कहां पर है? जयपुर में रखा गया है। ललित कला अकादमी जो है जयपुर में रखा गया है। तो ये था आपका ललित कला अकादमी से संबंधित प्रश्न, जिसका फैक्चुअल डाटा है ललित कलाओं को संरक्षण करना, जयपुर में है और 1957 में स्थापित हुई थी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां है? तो राजस्थान संगीत, देखो 3 संस्थानों में कंफ्यूज मत होना। एक तो राजस्थान संगीत संस्थान, राजस्थान संगीत संस्थान कहां है? तो राजस्थान संगीत संस्थान ये जयपुर में है। राजस्थान संगीत संस्थान 1950 जयपुर में स्थापित की गई। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी 1957 में जोधपुर में स्थापित की गई। ललित कला अकादमी मैंने बता ही दिया है। और एक संगीत से संबंधित संस्थान और याद रखना, भवानी नाट्यशाला। और ये जो भवानी नाट्यशाला है ये आपके राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प क्रमांक ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संस्थान को कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है? ये क्लास यूट्यूब पर नहीं, ये क्लास ऐप पर चल रही है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस संस्थान को कठपुतली कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का श्रेय जाता है? राजस्थान संगीत संस्थान, भारतीय लोक कला मंडल, रविंद्र रंगमंच और जयपुर कथक केंद्र। बी फटाफट से बताओ। कठपुतली कला, मैंने आपको बताया था कि कठपुतली कला राजस्थान में प्रसिद्ध, बताओ कहां की है? उदयपुर की। और अब अगर कोई इसके बारे में थोड़ा थोड़ा भी जानता है तो भी काम हो जाएगा। उदयपुर की कला प्रसिद्ध है, तो फिर उदयपुर की संस्थान ही तो प्रोत्साहित करेगी भाई जी। राजस्थान संगीत संस्थान ये तो 1950 में बताओ कहां पर स्थापित किया गया था? जयपुर में, राजस्थान संगीत संस्थान। जबकि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहां पर है? जोधपुर। भारतीय लोक कला मंडल, बिल्कुल सही उत्तर है भारतीय लोक कला मंडल। और इसकी स्थापना
22 फरवरी 1952 को की गई थी। इसकी स्थापना 22 फेब 1952, 22 फरवरी 1952 को इसकी स्थापना की गई थी, ध्यान रखना। और इसके संस्थापक अगर आपसे पूछे तो इसके संस्थापक का नाम है देवीलाल सामर। संस्थापक का नाम है देवीलाल सामर। और कार्य क्या है? राजस्थानी लोक कलाओं को संरक्षण प्रदान करना। और इस कठपुतली को इन्होंने संरक्षण दिया और इसी का परिणाम है, ध्यान रखना, 1900 आपके जो रोमानिया में आयोजित हुआ था तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, रोमानिया में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव जो है उसके अंदर भारत के राजस्थान के उदयपुर के कलाकारों ने पूरे विश्व में पहला स्थान पाया है। रोमानिया, स्थान याद रखना कि कहाँ के अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव? रोमानिया में। कौन सा? तीसरे अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव ने अपने उदयपुर के कलाकारों ने पहला स्थान पाया है। कठपुतली कला का जनक और कठपुतली कला जो है उसको संरक्षण देने का श्रेय देवीलाल सामर ने किया। किस संस्थान के माध्यम से? भारतीय लोक कला मंडल, रविंद्र रंगमंच जयपुर और जयपुर कथक केंद्र। आपका बताओ कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक ने की थी? किस शासक ने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ये प्रश्न अभी पटवार के एग्जाम में पूछा गया, बस उसमें उल्टा पूछा गया, ध्यान रखना। दयाराम भील इससे ही संबंधित है क्या? दयाराम भील जो है वो आपका नृत्य से संबंधित है, भवाई नृत्य से, वो अलग है। हालांकि संस्थान यही है। भवाई नृत्य को भी भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने ही संरक्षण दिया है और उसके लिए दयाराम भील को अपॉइंट किया। तो दयाराम भील तो भारतीय लोक कला मंडल से संबंधित है ही है। कठपुतली कला को संरक्षण देवीलाल सामर ने दिया है। तो यहां पर प्रश्न उल्टा पूछा गया पटवार में और यहां सीधा आया है। कितना सरल प्रश्न आया है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किस शासक ने की थी? इतना बता देता हूं कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट्स, ये जो स्कूल है इसकी स्थापना 1857 में हुई थी। स्थापना 1857 में हुई थी। अब आप ही बताओ कि 1857 में जयपुर का राजा कौन था? थोड़ी बहुत बातें भी अगर अपने को पता है तो अपने को पता लग जाएगा। सवाई जयसिंह तो नहीं थे, ये तो मैं जानता हूं कि ये तो 1700 से 1743 तक शासन करने वाले थे। मान सिंह ये अंतिम राजा थे, ये भी नहीं थे। प्रताप सिंह ये 1778 से 1803 तक थे, तो ये भी नहीं है। तो फिर बचा कौन? सवाई राम सिंह सेकेंड ने कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए 1857 में राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल की स्थापना की। और एक बिंदु और याद रखना, इस स्कूल का प्रारंभिक नाम क्या था? इस स्कूल का प्रारंभिक नाम रखा गया था मदरसा ए हुनरी। इस स्कूल का प्रारंभिक नाम बताओ क्या रखा गया था? मदरसा ए हुनरी। इसका सही और सटीक उत्तर होगा आपका 1857 सवाई राम सिंह सेकेंड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसने बी डी विकल्प बताया है हितेश कुमार, राहुल, परवीन, सुमन, सोनू, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। आज ही बताया था राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, हाँ बिल्कुल राजस्थान आर्ट एंड क्राफ्ट, राम सिंह सेकेंड। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना विजय दानदेता एवं कोमल कोठारी द्वारा की गई? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जवाहर कला केंद्र, जयपुर कथक केंद्र, रूपायन संस्थान। फटाफट से बताइएगा कि किसकी स्थापना, किस संस्थान की स्थापना विजय दानदेता एवं कोमल कोठारी ने की थी? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र ये उदयपुर में स्थित है, जवाहर कला केंद्र ये जयपुर में स्थित है, जयपुर कथक केंद्र जयपुर में स्थित है और रूपायन संस्थान ये बोरुंदा में स्थापित है। और बोरुंदा आएगा जोधपुर ग्रामीण में, बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में आएगा, ध्यान रखना बोरुंदा जोधपुर। रूपायन संस्थान, जयपुर कथक केंद्र, कोमल कोठारी। इतना बता देता हूं कि कोमल कोठारी ये मूल रूप से कपासन चित्तौड़गढ़ के रहने वाले हैं। कपासन कहां पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़। यहां के रहने वाले हैं कोमल कोठारी। कोमल कोठारी के अलावा विजय दानदेता जिन्हें राजस्थानी भाषा का शेक्सपियर भी कहा जाता है, और विजय दानदेता साहब आप रहने वाले हैं बोरुंदा के। बोरुंदा कहां पर है? जोधपुर। अब आप ही देख ले
कौन से की स्थापना? तो आप बताएंगे रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर। और रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी। यहां से एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक कौन थे? और कोमल कोठारी और विजयदान देता दोनों विकल्प में थे। अगर दोनों आए तो पहला आंसर आपको कोमल कोठारी बता के आना है। रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के संस्थापक थे कोमल कोठारी। और प्रश्न ऐसा भी आया हुआ है कि रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक कौन है? तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर के सह संस्थापक है विजयदान देता। सह संस्थापक कौन है? विजयदान देता। अतः आपका विकल्प क्रमांक डी बिल्कुल महेंद्र ढाका सही आ रहा है, चंद्रकांत शर्मा सही आ रहा है, जिसका भी डी ऑप्शन है उनका बिल्कुल करेक्ट है 1960। चलो अगला प्रश्न, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्य क्षेत्र कौन सा है? यह अपने को ध्यान रखना है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहां कार्य? रूपायन बोरुंदा जोधपुर की स्थापना 1961 नहीं 1960 में है, 19 मेवाड़ के हैं सर। कौन है? कोमल कोठारी, हाँ कपासन के, कपासन चित्तौड़गढ़ में आ गया तो कपासन के हैं। अगला है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ध्यान रखना इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। स्थापना 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है बागोर की हवेली। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली कहां पर है? उदयपुर में है। 1986 से बागोर की हवेली उदयपुर में यह संचालित हो रहा है। और इसका कार्य क्या है? देश में जितनी भी कलाएं विलुप्ति की तरफ जा रही है, उन विलुप्ति की तरफ जा रही कलाओं को संरक्षित करना पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यक्रम है। यह कितने स्टेट का लीडरशिप है, यानी कितने स्टेट इस सांस्कृतिक केंद्र से चलते हैं? गोवा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, 4 प्रमुख राज्य चलते हैं। गोवा भी चलता है, गुजरात भी चलता है, राजस्थान भी चलता है, महाराष्ट्र भी चलता है। इसका मतलब 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2 3 4 बाबा थारी जय जयकार, बाबो कीरो आपा रो आपा कीरा बाबेरा, यानी 1 2 3 4 जो भी बता रहा है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ रहा है। यानी पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र 4 राज्यों में है, नाम लिख दिया है। इन चारों राज्यों का जो केंद्र है उनका मुख्यालय उदयपुर में है। स्थापना 1986 में हुई थी। और काम क्या है? विलुप्त होने वाली कलाओं को संरक्षित करना इसका प्रमुख बताओ क्या है? काम है। नेक्स्ट, हाल ही में 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? बहुत महत्वपूर्ण, करंट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर बता रहा हूं, रट लेना, करंट के हिसाब से भी आएगा। देखो, एक तो है सदीक खां मांगणियार, सदीक खां मांगणियार, इनको नहीं मिला है। सदीक खां मांगणियार जो है इनको पुरस्कार नहीं मिला। ये खड़ताल के प्रमुख जादूगर है, एक वाद्य यंत्र खड़ताल, खड़ताल का जादूगर सदीक खां मांगणियार को कहते हैं। खड़ताल नारायण जी वाला, नारायण नारायण नारायण, तो आपके नारद जी वाला खड़ताल, ये तो गलत है। सदीक खां मांगणियार तो कुछ डी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं। नहीं 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 नहीं, सदीक खां मांगणियार उत्तर नहीं है। सदीक खां मांगणियार हेलो सर गलत है। महेंद्र ढाका बिल्कुल गलत है। हीरालाल गलत है। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा, प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। इसका आंसर क्या होगा? हाल ही में 23 फरवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया है? तो डी तो बिल्कुल गलत उत्तर है। नाथूलाल सोलंकी, नाथूलाल सोलंकी भी गलत उत्तर है। नाथूलाल सोलंकी को 2019 में दिया गया था। नाथूलाल सोलंकी को मिला है
लेकिन 2019 में मिला है। और किसके लिए मिला है? तो नगाड़ा वादन बजाने के लिए मिला है। नगाड़ा वादन के लिए नाथूलाल सोलंकी को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन 2019 में। गफूर खान नहीं, गफूर खान गायक कलाकार है राजस्थानी गीतों के, और इनको मिला है लेकिन 2020 का पुरस्कार मिला है। 2020 का पुरस्कार मिला है। इसका सही आंसर होगा विलास जानवे। विलास जानवे इज द करेक्ट आंसर। 2021 का पुरस्कार मिला है विलास जानवे। और विलास जानवे मूलतः उदयपुर से संबंध रखते हैं, और ये मूक अभिनय के रंगमंच कलाकार है। मूक अभिनय के रंगमंच कलाकार, इसका मतलब क्या है? मूक अभिनय के रंगमंच कलाकार का मतलब है ये केवल इशारों में ही कलाएं समझाते, बोलते नहीं। मूक अभिनय को यह पुरस्कार दिया गया। मूक अभिनय के कलाकार विलास जानवे को 2021 के अंदर ये पुरस्कार दिया गया था। और आपका विकल्प क्रमांक ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सॉरी सर, कोई बात नहीं, यहां तो अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बेटी बाप ही के घर है, अभ्यास है। ये आपका सीधा जो है अभ्यास मैच था, आपको सीधा जाकर के वहां विश्व कप में खेलना है। अगर वहां चुके किनारा लगे मतलब आउट है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, गलत होने पर अपन ज्यादा सीख पाएंगे। तो विकल्प क्रमांक ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 2023 का राजस्थान ललित कला अकादमी ललित कला अकादमी पुरस्कार, राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का राजस्थान ललित कला अकादमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? डॉक्टर शैल चोयल, भवानी शंकर शर्मा, दीपिका हाजरा और सुब्रतो मंडल। फटाफट से बताइएगा किस किस को दिया गया था। एक मुझे और पता याद आ रहा है, डॉक्टर रीता प्रताप को भी दिया गया था। जिनको नहीं दिया गया, जो ऑप्शन में नहीं है, वो मैं बता देता हूं। डॉक्टर रीता प्रताप बी, मैं आपकी क्लास कोझिकोड केरल से देख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई छतर सिंह बायल। डॉक्टर रीता प्रताप को दिया गया। महावीर स्वामी को भी दिया गया, अपने राजस्थान के संगीतज्ञ हैं महावीर स्वामी, इनको भी दिया गया था। बी होगा। 1 2 3 4 सारे होंगे। प्रोफेसर साहब को दिया था CS महिला, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। CS महिला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं डी होगा, बिल्कुल डी होगा। यानी शैल चोयल, भवानी शंकर शर्मा, दीपिका हाजरा और सुब्रतो मंडल। इसका मतलब 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये ललित कला अकादमी टोटल 8 लोगों को दिया गया था, जिनमें से शैल चोयल, भवानी शंकर शर्मा, दीपिका हाजरा, सुब्रतो मंडल, CS महिला, डॉक्टर रीता प्रताप, महावीर स्वामी और एक सबीर हसन काजी। इन टोटल 8 लोगों को दिया गया था। हालांकि इतना उपयोगी तो नहीं है, लेकिन अति महत्वपूर्ण है। यानी कन्फर्म ये मान के चले कि पुरस्कारों का 2 प्रश्न आपके ऑल ओवर राजस्थान वाला करंट और ये जीके मिला करके आपसे आना ही आना होगा। बिल्कुल सही आंसर होगा 1 2 3 और 4। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंत भला तो सब भला, फटाक से उसका रिप्लाई कर देना है। अंतिम प्रश्न आपका 27 क्वेश्चन थे आपके। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पर विधि विधान से समापन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा। कल के सेशन के अंदर अपन बात करेंगे लोक नृत्य, राजस्थान के जो डांस है वो आपको भी याद रखने हैं। कल डांस से संबंधित अपन इस सेशन में बात करेंगे, लोक नृत्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन का समापन करते हैं। उम्मीद करूंगा कि ये पहला सेशन MCQ बैच का आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हमने हमारी तरफ से बेहतरीन प्रयास किया। आपका स्नेह व प्रेम इसी प्रकार बना रहे। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सादर वंदे, राम राम।